हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये वर्ष भर्तियों का वर्ष है। इस साल खूब सारी वैकेंसीज आने वाली है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम आपकी वैकेंसीज में, आपकी तैयारियों में आपकी कुछ मदद कर सके। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जिस सीरीज में हम अलग अलग विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन हो सके। जहाँ आपको डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो सकें, और इसके साथ पुराने एग्जाम के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्या उनके अंदर बारीकियां थी, ये सभी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सभी विषयों को कवर करते हुए इस सीरीज को हमें चलाना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, और पॉलिटी राज व्यवस्था में भी स्पेसिफिकली हम लोगों ने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन किए। इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा के संबंध में क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा एग्जाम के एंगल से एक इंपॉर्टेंट एरिया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में कभी ना कभी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसके संबंध में जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा अच्छे प्रयास हम आपके लिए कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, तो साथ के साथ ही इस वीडियो को देखने से पहले ही आगे शेयर करते चलें। अब आइए हम लोग देखते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने दो हाउसेस को अपना रखा है, जिसमें से एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 79 से लेके 122 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इस संबंध में है, और संविधान के भाग 5 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब हमें स्पेसिफिकली सिर्फ लोकसभा के संबंध में बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप इसी एंगल से चेक कर सकते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्रीलिम्स के पेपर में 2001 में। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से बिहार में पूछा गया 2017 में। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु में, किससे कम आयु का नहीं होना चाहिए 2018 में? ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट होता हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका जवाब देखें तो इसका सही जवाब है 25 ईयर्स। पर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा किस बारे में गया है? संसद के दो अंग, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है, मैं दो हाउसेस की बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष है। अगर राज्यसभा का क्वेश्चन होता तो ये आंसर चेंज हो जाता। तो हमारा सही जवाब है 25 वर्ष। कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए। यहाँ भी आंसर होगा 25 वर्ष, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम, और आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। उसके बाद देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हम लोगों को चेक करना है। मतलब इनमें से सारे कथन सही होंगे, एक गलत होगा, गलत वाला ढूंढना है। हम एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये फैक्ट ठीक है क्या। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लोकसभा। पहला है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। इसका मतलब क्या लोकसभा के लिए जो वोटिंग है वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से होती है? ये तो बिल्कुल ठीक है। हमारी लोकसभा में जो निर्वाचन है वयस्क मताधिकार के हिसाब से होता है। दूसरा है, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। क्या इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन यहाँ पे रेगुलेट करता है, वो चलाता है? यस, ये भी ठीक है। उसके बाद है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। नहीं, हमारे राष्ट्रपति साहब तो बेहद इंपॉर्टेंट आदमी है और उनके पास और बहुत काम है, तो मतदाता सूची जो है वो उनके निर्देशन में नहीं, ये निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बनती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध करा सकता है। अगर निर्वाचन आयोग को अपना काम ठीक से करना है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग को स्टाफ का सपोर्ट चाहिए, और अगर जितना भी रिक्विजिट स्टाफ है, अगर वो राष्ट्रपति से प्रे करे, राष्ट्रपति को अप्लाई करे, तो राष्ट्रपति वो स्टाफ अवेलेबल करवाएंगे। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो बनेगा आंसर नंबर सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी बनना चाहता है तो उसके बारे में है कि आप नामांकन पत्र, अपना जो नॉमिनेशन है वो कहाँ से फाइल कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? पहला है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाला, इसका मतलब है, ये आपको पॉइंट कहता है कि ऐसा कोई भी आदमी जो इंडिया में कहीं भी रहता है, इंडिया में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं जो इंडियन ही नहीं है, जो विदेशी नागरिक हैं। तो क्या एक विदेशी नागरिक लोकसभा के लिए एलिजिबल है क्या? तो ये तो गलत जवाब है। तो भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन या नॉमिनेशन दे सके, सरासर गलत है। अगर ऐसा होगा तो जो बांग्लादेश से लोग आके रह रहे हैं, जो अनऑथराइज रूप से इंडिया में आए हैं, कोई टेररिस्ट बाहर से बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अनऑथराइज एंट्री करके आया है, तो उसको भी परमिशन मिल जाएगी, ये तो सरासर गलत है। दूसरा देखिए, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राजस्थान से चुनाव लड़ रहा है और राजस्थान में भी जिस जगह से चुनाव लड़ रहा है वहां से उस आदमी को निर्वाचन जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति जयपुर से चुनाव लड़ता है तो जयपुर की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद अगला है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जिसका नाम भारत में किसी भी वोटर लिस्ट में है और वो भारत का नागरिक है। तो पहली कंडीशन तो यहां तक ठीक हो जाती है कि हाँ, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ भारत में किसी भी एरिया में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसका मतलब अगर पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम है तब भी राजस्थान आके चुनाव लड़ सकते हो, राजस्थान की वोटर लिस्ट में है तब भी आंध्रा में जाके चुनाव लड़ सकते हो। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसके तो हम लोग जितने एग्जाम्पल गिने उतने एग्जाम्पल थोड़े हैं। उदाहरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी मूलतः गुजरात के रेजिडेंट है और वोट भी वो गुजरात में डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव यूपी से लड़ा। तो यूपी से चुनाव लड़ा, वो कैसे संभव हो पाया? इस नियम की वजह से कि वो भारत के नागरिक हैं, भारत की किसी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो चुनाव उन्होंने यूपी से लड़ा। ठीक ऐसे ही हेमा मालिनी, हेमा मालिनी मूलतः किसी और स्टेट से होंगी, लेकिन अब वो इतने साल से मुंबई में रेजिडेंट हैं तो महाराष्ट्र के अंदर वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी वहीं बीती। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो भी यूपी पहुंची और हम जानते हैं कि मथुरा की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी लास्ट टाइम। ठीक ऐसे ही शनि देओल, शनि देओल ने भी चुनाव बाहर आके लड़ा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब इस बात को ठीक कर देते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये गलत है। भारत का कोई ऐसा नागरिक हो जो अभी वयस्क नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत का ऐसा नागरिक जो वयस्क है, मतलब जो 18 साल से बड़ा हो गया, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि न्यूनतम आयु हमने पढ़ा था 25 साल होने वाली है। तो जो 24 साल का 22 साल का है वो भी तो नागरिक है, लेकिन चुनाव तो वो भी नहीं लड़ पाएगा। एक भारत का नागरिक है जो 30 साल से ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भारत का ऐसा नागरिक है जो सब ठीक है उसके अंदर, लेकिन वो नागरिक कहीं भी वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो जो सही जवाब है वो हो गया हमारे लिए सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? देखिए, कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर कई बार गलती कर बैठते हैं। गलती का कारण ये है कि इनको सबको पता है कि ये क्वेश्चन संविधान से संबंधित है, और जैसे ही संविधान से संबंधित क्वेश्चन आए और उसके अंदर कुछ नंबर दिखे तो फटाफट हमारा ध्यान जाता है आर्टिकल संख्या के बारे में, कि अनुच्छेद संख्या 377। फिर वो सोचने लगते हैं कि अनुच्छेद 377 में क्या था क्या नहीं था। ये नंबर अनुच्छेद का नहीं है, नियम संख्या है, और नियम भी संविधान का नियम नहीं है। लोकसभा में जब कार्यवाही होती है तो लोकसभा में कार्यवाही कैसे होगी, लोकसभा के कार्य संपादन कैसे किए जाएंगे, उसके बारे में नियम है। उन नियमों की संख्या है 377। तो ये लोकसभा नियम है, संविधान के नहीं। लोकसभा नियम 377 में ये लिखा गया है कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही होती है तो लोकसभा के सदस्य किस तरह से वहां पे प्रश्न उठा सकते हैं, एक सदस्य ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन उठा सकता है, किसी क्वेश्चन को पूछने से पहले नोटिस कैसे दिया जाता है, इस तरह की बातें वहां पे हैं। उन नियमों को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो उस नियम में लिमिटेशन है कि अधिकतम एक दिन के अंदर 20 प्रश्नों को उठाया जा सकता है। तो जो सही आंसर है वो है हमारा बी। उसके बाद हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। ये नहीं पूछा गया कि कौन से विधायी सदन को भंग किया जा सकता है। अगर सस्पेंड करना, भंग करना अगर हो, टर्मिनेट करना हो, तो भंग तो किसी को भी किया जा सकता है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर किसी को, मेरा मतलब इनमें से कई को किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, और ऐसा भी हम जानते हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, वो अपने कार्यकाल तक चलती रहती है। लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है, बट
यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी, भंग करने का सवाल नहीं है, समाप्त करने का है। समाप्त करने का मतलब है परमानेंटली खत्म कर देना। भंग करने का मतलब एक बार बंद किया, दोबारा से उसको बनाया, लेकिन समाप्ति में तो हट ही जाता है। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विधान परिषद। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा विधानमंडल में दो इकाइयां हो सकती हैं, दो सदन हो सकते हैं। कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। कुछ कुछ राज्यों में ये सिस्टम है भी, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, उसको समाप्त किया गया है और सिर्फ विधानसभा से हम लोग राजस्थान का शासन चलाते हैं। तो सही जवाब होगा विधानसभा, लेकिन कई बच्चों ने एग्जाम में इसका आंसर लोकसभा कर दिया और वो गलत था। उसके बाद, और ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखें तो ये आरएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आरएस प्रीलिम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए एग्जामिनर कई बार किस तरह से बच्चों का नॉलेज टेस्ट करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेश के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो यहाँ पे कुछ ग्रुप बना के दिए गए हैं और वो ग्रुप कोई लॉजिक से नहीं बनाए गए, वो जोड़ जोड़ के ग्रुप बनाए गए हैं। कोई भी नाम कहीं से उठा के कहीं लिख दिया। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इनमें कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ इसमें स्टेट हैं। पूछा यह गया है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक लोकसभा सीट है। अब ये क्वेश्चन क्यों मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर ने बड़ा सुंदर तरीके से डिजाइन किया। एक क्वेश्चन होता, क्वेश्चन पूछता कि एक लोकसभा सीट किस में है, नीचे चार नाम दिए होते, आपको एक टिक कर लेते, लेकिन यहाँ एक दो से काम नहीं चलेगा, इन सब के याद होने चाहिए। तो देखो प्रैक्टिकली एग्जामिनर ने कितना चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 12 13 को आपसे चेक कर लिया कि आपको अगर 12 13 में याद है कि किसमें कितनी सीट है, तब आपका आंसर सही होगा। तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो रॉन्ग आंसर होते हैं, दो तीन थोड़े बहुत आइडिया है उनको काट देते हैं और बाकी सही हो जाता है। इससे यहाँ काम नहीं चलने वाला। अब आपको सबका याद होना चाहिए किसमें कितनी सीटें। अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा औरों की अगर हम लोग देखें तो लगभग में अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है। लक्षद्वीप हमारा है, लक्षद्वीप में 1 सीट है। गोवा के अंदर हमारी 2 सीटें हैं। मेघालय के अंदर 1 सीट है, मेघालय में भी 2 सीटें हैं। नागालैंड के अंदर 1 सीट है और नागालैंड के अलावा चंडीगढ़ 1 सीट है, सिक्किम 1 सीट है, मिजोरम 1 सीट है। मणिपुर की अगर हम लोग देखें तो मणिपुर के अंदर 2 सीट है, दादरा और नागर हवेली 1 सीट है, पुदुचेरी की भी 1 सीट। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इस पूरे ग्रुप में देखें तो इस ग्रुप के अंदर एक स्टेट ऐसा आ गया, एक एरिया ऐसा आ गया जिसमें 2 सीटें हैं। इसका मतलब ये जवाब गलत है। इसके अंदर भी गोवा में और मेघालय में 2-2 सीटें, इसलिए ये जवाब भी गलत है। यहाँ पे चंडीगढ़ की 1 सीट, सिक्किम की 1, मिजोरम की 1, सब में 1-1 है, ये जवाब ठीक है। और यहाँ पे मणिपुर में 2 सीटें हैं जबकि यहाँ पे 1-1 है, ये जवाब भी गलत है। तो हमें वो ग्रुप ढूंढना था जिसमें जितने भी एरियाज, स्टेट या यूनियन टेरिटरी शामिल हैं उनके अंदर मात्र 1-1 सीटें हैं। तो सही जवाब होगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये बात भी आपको आइडिया होगा कि यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, लगभग 7 सीट्स दिल्ली से आती हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किसी भी राज्य में कितनी लोकसभा सीटें होंगी, ये किस आधार पर आवंटित किया जाता है। इसका मतलब है कि क्या संविधान में पहले से लिख दिया गया था कि राजस्थान की सीट कितनी होगी, यूपी की कितनी होंगी, या फिर हर बार कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, या फिर ये पॉलिटिकली डिसाइड होता है। तो हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकली डिसाइड नहीं होता। इसका डिसीजन का जो क्राइटेरिया है वो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पॉपुलेशन। इसका मतलब क्षेत्रफल क्राइटेरिया नहीं है, गरीबी क्राइटेरिया नहीं है, भाषाई आधार पर भी हम लोग सीटों का आवंटन नहीं करते हैं। तो हमारे पास सीटों का आवंटन होता है हमेशा पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर। छत्तीसगढ़ में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगेन एमपी में आया हुआ प्रश्न प्रीलिम्स में 2008 में। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर होता है? तो देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनगणना ऐसी है जिसके आधार पे आज भी सीटों का आवंटन हो रहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1971। 1961 को हम लोग काम नहीं लेते हैं, 1981 को भी नहीं लेते हैं, 1991 को भी हम लोग काम नहीं ले रहे हैं। 1971 इसका सही आंसर होगा। और इस संबंध में अगर हम लोग बात करें तो इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का 84th अमेंडमेंट हुआ था। 84वें संशोधन के माध्यम से ये कह दिया गया था कि 2026 तक यही कैरी ऑन किया जाएगा, मतलब आगे भी 1971 के हिसाब से 2026 तक ही सीटों का आवंटन होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है।
अगेन सेम प्रश्न है, यूपी में आया हुआ है, मेंस में 2003 में, और आंसर होगा इसका 1971 की जनगणना। तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी हो रहा है। उसके बाद अगला है, बिहार में प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह निर्धारण किस वर्ष तक चलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। 84th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 2026 के आधार पे हम लोग करेंगे, सॉरी 1971 के आधार पे करेंगे और 2026 तक ये रूल वैलिड रहेगा। तो 84th अमेंडमेंट के हिसाब से 2026 तक 1971 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसके आधार पे काम होता रहेगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 2026। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ यही नहीं पूछा गया, ये प्रश्न एक साल के आगे पीछे के गैप में यूपी में भी आया, कई और स्टेट पीसीएस में पूछा गया, कुछ कुछ जगह पे इसका आंसर 2031 कर दिया गया और उन्होंने इसको इंटरप्रेट कर लिया, लॉजिक लगा लिया कि रूल ये था कि 84th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि हम लोग 2026 तक सीटों के आवंटन के लिए जनगणना का आधार नहीं बदलेंगे, तब तक 1971 रहेगा। इसका मतलब 2026 तक तो जनगणना को बदला ही नहीं जाएगा। 2026 के बाद जब हम बदलने की सोचेंगे तो अगली जनगणना में बदलेंगे, अगली जनगणना 2031 होगी। तो उस लॉजिक के हिसाब से चलें तो आंसर 2031 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम सेफर साइड चलें तो सही आंसर 2026 है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2026 तक हमने बदला नहीं, लेकिन 2026 में आके जब हम बदलने की सोचें और उस समय हमारी पार्लियामेंट डिसीजन ले कि 2000 या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करा लिया जाए कि 2026 के बाद में जो भी वर्ष होंगे उनमें 2021 की जनगणना काम आएगी, तो ये दोनों साइड जा सकता है। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत सेफ नहीं है कि 2031 की जनगणना ही काम लेंगे, क्योंकि आज का एग्जाम्पल देखिए, हम आज 2022 में जी रहे हैं लेकिन अभी भी जनगणना 1971 की काम आ रही है। तो ये संभव है कि 2026 में 2021 की जनगणना काम आए, क्या पता हम उस समय ये बोलें कि नहीं 1991 की जनगणना काम में लेंगे। तो इंटरप्रेट करना इतना सही नहीं है, सही जवाब होगा 2026। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में असत्य कथन छांटिए। इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ढूंढना है। सही तरीका क्या है? करेक्ट ढूंढते जाइए, इनकरेक्ट अपने आप मिल जाएगा। पहला है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा इसकी तारीख राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट निर्धारित करता है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद, सदन का सदस्य बना रहना आवश्यक है। ये भी ठीक है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन का सदस्य बना रहना आवश्यक होता है। उसके बाद, लोकसभा अध्यक्ष सदन के विघटन के बाद नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा का जो सदन है उसको विघटन कर दिया जाता है, उसके बाद भी जब तक नई लोकसभा वापस नहीं बन जाएगी तब तक अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है और क्या नाम है, नई लोकसभा की जो बैठक होगी वहां तक वो रहेगा। उसके बाद आगे है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं दे सकता। ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जब जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो लिखित रूप से उपाध्यक्ष को ही वो अपनी एप्लीकेशन या अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो ये आंसर गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सब कुछ पता होने के बाद भी गलती होने के चांस बराबर बने रहते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है, हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है और एग्जाम की टेंशन के साथ साथ उस समय का भी, टाइम का भी प्रेशर होता है कि बहुत जल्दी जल्दी करना है और जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते समय फटाफट पढ़ लेते हैं और आंसर इसके अंदर क्या तय करेंगे, चुनाव की तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति, टिक कर देंगे। अगर ऐसा किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में नहीं है, उपाध्यक्ष के बारे में है। अगर अध्यक्ष का प्रश्न होता तो राष्ट्रपति ठीक हो सकता था, लेकिन उपाध्यक्ष कब चुना जाएगा उसकी तारीख राष्ट्रपति नहीं तय करते हैं, प्रधानमंत्री भी तय नहीं करते हैं, चुनाव आयोग भी तय नहीं करता है, और उसका डिसीजन होता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूरे इत्मीनान से पढ़ना बेहद जरूरी है, नहीं तो सबसे बुरी सिचुएशन होती है जब आपको आता हुआ प्रश्न आप गलत कराते हैं एग्जाम में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन गलत या सही आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, लिस्ट के अंदर या बाहर हो सकते हैं एक क्वेश्चन से आप, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको नंबर दिलाता, उसकी बजाय आप अपना नंबर कटवा बैठोगे, तो थोड़ा सावधानी उसमें बरतें। क्वेश्चन है, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता कौन है?
देखिए, सदन का नेता कौन है, ये एक ऐसा रोचक प्रश्न है जो आप सभी लोग नॉर्मली इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, सभी को पता है। तो इसका जवाब तो ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं, प्रधानमंत्री जी सदन के नेता होते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद ना बनना चाहें तो वो किसी और को भी, किसी और मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला है, लोकसभा का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, और निम्न सदन के अलावा लोकसभा का दूसरा नाम चर्चित सभा भी है। तो लोकसभा को चर्चित सभा भी बोलते हैं, तो सही आंसर चर्चित सभा होगा। अब उच्च सदन, दूसरा चैम्बर और बड़ों की सभा, ये तीनों नाम ठीक हैं, लेकिन लोकसभा के लिए नहीं, ये तीनों के तीनों राज्यसभा के नाम हैं। तो राज्यसभा को इन नामों से भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन लोकसभा के बारे में है, सही आंसर होगा चर्चित सभा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। 452 गलत जवाब है, 543 भी गलत है, 525 भी गलत है, सही आंसर होगा 552। तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 552 कैसे कैसे है, 552 में से 530 तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, 530 के अलावा 20 यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व है, और 2 यहाँ पे नॉमिनेशन हो सकते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स के। तो कुल मिला के 530 + 20 + 2 552। उसके बाद, और वर्तमान में हम जानते हैं वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में सदस्य हैं 545, 545। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से मत देने की आयु को 18 वर्ष किया गया था। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे मतदान की उम्र को 18 वर्ष किया गया था। अब देखिए, एक तरीका इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको सारे के सारे याद हो तो सीधा जवाब कर सकते हैं, नहीं याद हो तो जो जो याद आते जाए उनको लिखते जाइए, करते जाइए। जैसे 42 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन हम जानते हैं, हमने लास्ट सेशन में भी इस पर बात की थी कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, और इसके माध्यम से संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष के अलावा अखंड, समाजवाद, ये सब शब्द इसमें जोड़े गए थे। इसलिए ये तो हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है जिसके अंदर एज की बात नहीं की गई थी। फिर उसके बाद आता है 44th संशोधन। हम जानते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से भारत में पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, जिसको मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार या लीगल राइट में बदला गया। तो ये संपत्ति के अधिकार के बारे में है, इसका मतलब ये भी इस संबंध में, आयु के संबंध में तो नहीं है। इसके अलावा 62वां जो संविधान संशोधन था, उस संशोधन के माध्यम से लोकसभा में SC ST माइनॉरिटी की जो सीटों के लिए रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया था। इसलिए ये भी उम्र के बारे में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 61, आंसर हो जाएगा हमारा C। 61वें संशोधन के माध्यम से आयु संबंधी प्रावधान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है। मेंबर ऑफ लोकसभा किसके सामने शपथ लेगा। इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष, गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी गलत है। सही जवाब होगा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो सही आंसर है आंसर नंबर C। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। हम इसी तरह की और अच्छी जानकारियाँ जिससे आपके एग्जाम में कुछ हम लोग पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकें, लाते रहेंगे। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।